नमस्कार, आप देख रहे हैं थारू समाचार। हमारे साथ हैं राकेश राणा जी, जो भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आपने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बंगाल में बूथ मैनेजिंग का काम बड़े सफलतापूर्वक किया है। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है करिमेटिव इंस्टीट्यूट नानंगमता और सितारगंज वालों ने, जहां पे कंप्यूटर से संबंधित कोर्स टैली, बेसिक इत्यादि कराए जा रहे हैं। यदि कोई भी विद्यार्थी इच्छुक हो तो करिमेटिव इंस्टीट्यूट नानंगमता से संपर्क कर सकता है। सर, हमें ये बताइए कि जब 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ तो इस तराई बेल्ट की थारू जनजाति को किस प्रकार के लाभ हुए, नुकसान हुए तो किस प्रकार के नुकसान हुए? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं थारू समाचार के समस्त कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि एक समाज के अंदर जागरूकता लाने के लिए एक अच्छा प्रयास है और थारू समाज की वास्तविक स्थिति को सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व भर, पूरे देश भर में पहुंचाने का काम कर रहा है। इसके लिए आप लोग का ये बहुत अच्छा प्रयास है। विषय उत्तराखंड राज्य गठन से पूर्व की स्थिति और वर्तमान की स्थिति के बारे में थारू समाज की में अगर चर्चा करी जाए और अध्ययन किया जाए तो निश्चित रूप से भाई भारतीय जनता पार्टी तो छोटे राज्यों के पक्षधर रही है और छोटे राज्य, जितना छोटा राज्य होता है निश्चित रूप से उसका विकास भी होता है। तो उत्तराखंड में कहीं ना कहीं विकास की एक लहर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में चल रही है। और रहा थारू समाज, तो थारू समाज में भी कहीं ना कहीं राजनीति के प्रति अभी थोड़ी सी इतनी ज़्यादा सक्रियता नहीं है, लेकिन उत्तराखंड राज्य बनने के बाद मुझे लगता है कि पहली बार थारू समाज का व्यक्ति विधानसभा स्तर पर पहुंचा और विधानसभा स्तर पर पहुंचने के बाद में विधानसभा के सदस्य बने। गोपाल सिंह राणा जी बने थे, दो कार्यकाल रहे उनके 10 वर्ष तक ले। और कहीं ना कहीं विधानसभा सदस्य बनने के बाद में कहीं ना कहीं उन्होंने थारू समाज की पीड़ा उस विधानसभा स्तर पर रखी और कहीं ना कहीं उनका समाधान करने का भी प्रयास किया गया। और अभी हमारे वर्तमान में प्रेम सिंह राणा जी भी इस कार्य में लगे हुए हैं, अपने समाज के व्यक्ति हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से हम लोग को कहीं ना कहीं राज्य गठन के बाद में थारू समाज के विशेष समाज को इसका लाभ मिला है। सर, इसके अलावा राज्य गठन से पूर्व की स्थिति में जो हमारे राणा एसटी थारू समाज के लोग सरकारी नौकरी में उनकी क्या स्थिति थी और अब की राज्य गठन के बाद क्या स्थिति है, इसको लेकर कुछ कहिए। राज्य गठन के बाद में जनजाति के यहाँ पर उत्तराखंड में 5 जनजातियाँ रहती हैं। आरक्षण की हम लोगों ने मांग करी थी क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर हमको 2% आरक्षण मिलता था, क्षेत्र बड़ा था, इसीलिए संभावनाएं भी बड़ी थी। लेकिन उत्तराखंड राज्य छोटा राज्य है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 जनजाति के एक संगठन तैयार किया और जब उत्तराखंड का संविधान लिखा जा रहा था उसमें हम लोगों ने मांग करी थी कि भाई हम लोगों को 15% आरक्षण मिलेगा, तभी हम लोग को जनजातियों को लाभ मिलेगा। लेकिन हमको 4% मिला, लेकिन उस 4% के अंदर भी आज बहुत बड़ी संख्या पर जनजाति के लोग सरकारी जॉब में हैं और विशेषकर थारू समाज के लोग भी बहुत बड़ी संख्या पर आज आप देख रहे होंगे कि पुलिस में बहुत बड़ी संख्या पर हमारे जो समान वर्गों की अपेक्षा जनजाति कोटे से तो उनका लाभ मिल ही रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे हमारे युवा हैं जो जनजाति कोटे से बाहर निकलकर सामान्य वर्ग में भी फाइट कर आज बहुत बड़ी मात्रा पर सरकारी जॉब में है उत्तराखंड के अंदर। जी सर, यहाँ हमारे थारू समाज की जो पूरी बेल्ट है, थारू लोग जो यहाँ पे रहते हैं तराई में, यहाँ के लोगों में कई लोगों ने कहा है मुझसे, मैं जब विजिट करता हूँ गांव में, तो कहते हैं कि थारू लोगों में, युवाओं में राजनीतिक जागरूकता की कमी है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं?
हाँ, ये थोड़ा सा देखने के लिए मिला है, क्योंकि कहते हैं कि जो समाज राजनीतिक रूप से जागरूक है उसका विकास भी उसी तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन उत्तराखंड के अंदर 5 जनजातियां हैं। 5 जनजातियों में से भोटिया और जौनसारी लगभग पढ़ी लिखी भी हैं, उसका सामाजिक जीवन उस स्तर भी ऊंचा है। और थारू और बोक्सा और राज्य की संख्या तो उत्तराखंड में बहुत कम है, लेकिन थारू और बोक्सा की संख्या ऊधम सिंह नगर और आपके देहरादून जिला हरिद्वार में भी कुछ संख्या पर है, इधर पौड़ी के भी कोटद्वार के में संख्या पर है, विशेषकर थारू ऊधम सिंह नगर के अंदर है। तो राजनीतिक जागरूकता का अभाव है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का इस बार प्रयास रहा है कि एक राष्ट्रीय दल होने के बावजूद भी जनजाति मोर्चे में थारू जनजाति के यानी कि मुझे स्वयं यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो इस बार मैंने प्रयास किया है कि सभी जनजातियों का प्रतिनिधित्व हो, विशेषकर थारू और बोक्साओं का प्रतिनिधित्व हो। तो उसके लिए भी हम लोगों ने इस बार प्रयासरत हैं और कहीं ना कहीं जागरूकता लोगों के अंदर आने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हम लोग को करने पड़ेंगे। युवाओं को राजनीति के प्रति जागरूक होना चाहिए। ये हम लोग अभी छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। जी, किस प्रकार के कार्यक्रम, जैसे आप कहीं आयोजित करोगे, स्टॉल लगाओगे, या किस प्रकार का कार्यक्रम? अभी हम लोगों ने ऐसा प्रयास किया है, ऐसा विचार किया है। अभी कोविड-19 होने के कारण से वो कार्यक्रम हमारा सफल नहीं हो पाया, लेकिन अभी थोड़ा सा स्थिति जैसे सामान्य होती है, तो सामान्य स्थिति होने के बाद जिले वाइज हम लोग ऐसा कार्यक्रम लगाने वाले हैं। और विशेषकर बोक्साओं के बीच में और थारुओं के बीच में, थारू के बीच में हम कार्यक्रम विशेषकर उन क्षेत्रों के अंदर करना प्रारंभ करेंगे जहाँ पर थारू बहुल्य हैं, ताकि उस क्षेत्र के अंदर अगर 5 जनजाति और राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व आता है तो स्वाभाविक सी बात है कि उस गांव के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर थोड़ी सी ज़रा हलचल भी रहेगी और लोगों के अंदर एक प्रकार से जागरूकता का भाव भी आएगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से जनजातियों के बीच में काम कर रही है। और ऐसे ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम करने के माध्यम से हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि थारू समाज के लोग भी राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ा सा आगे आए। जी सर, वर्तमान में उत्तराखंड में आपकी त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार है, तो एक छात्र हैं मेरे संपर्क में, उनकी बार बार शिकायत रहती है सरकार से कि रोजगार के मामले में सरकार बिल्कुल असफल साबित हुई है। इस पर आप बतौर भाजपा के सदस्य होने के नाते क्या कहेंगे? देखो, ये तो नहीं कह सकते कि रोजगार के मामले में असफल हुई है। अभी बहुत सारे सभी लोगों को सरकारी नौकरी देना तो संभव नहीं है, ये सभी को पता है पूरे राष्ट्र में। लेकिन माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बार प्रयास किया है कि भाई स्वरोजगार की ओर हम लोग आगे आ सकते हैं। स्वरोजगार के साधन के लिए बहुत सारी सरकार की योजना, उनको आर्थिक सहायता भी प्रदान करने का ऐसा प्रयास भी किया जा रहा है। अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के माध्यम से बेरोजगारों को और किसानों को रोजगार देने के लिए 0% में 3 लाख रुपए ब्याज, 3 लाख रुपए ऐसा ऋण देने की भी कल ही उसकी ऊधम सिंह नगर से उसकी शुरुआत हुई है। तो ऐसे स्वरोजगार की तरफ हम जितना ज़्यादा बढ़ सकें, भाई नौकरी देना तो एक सीमित संसाधन है, लेकिन जितना सरकार से प्रयास होता है उतना करते ही हैं, लेकिन स्वरोजगार की ओर ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए, विशेषकर इस उत्तराखंड के युवाओं का। तो मुझे लगता है कि इससे हम लोग अच्छे स्वरोजगार के साधन हम लोग कर सकते हैं। सर, वर्तमान में हमारे राणा समाज के, या यूं कहें कि इस पूरे तराई क्षेत्र में नशे की खेप लगातार बढ़ती जा रही है। ड्रग्स की लत में युवा हमारे राणा समाज के लगातार जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इसको रोकने के प्रयास में आपने क्या किया या आगे क्या करेंगे? ये एक बड़ी समस्या है वास्तव में। ड्रग्स के कारण धीरे धीरे जो युवा नशे की ओर जा रहा है, एक बहुत बड़ा ये दुखद भी विषय है। इसके प्रति कहीं ना कहीं हमको हमारे समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। अभी मैं कल ही एक उदाहरण देख रहा था, केरल में एक स्थान है,
उस स्थान के अंदर पहले बहुत सारे जो लोग थे, उस गांव के लोग शराब का सेवन करते थे। लेकिन अभी वर्तमान समय में उस गांव के लोग जब जागरूक हुए, कुछ पढ़े लिखे नौजवान लोग, और उस गांव को एक प्रकार से खेल की और युवा का डाइवर्जन किया, और उस दिशा परिवर्तन के बाद में उस गांव के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। उस क्रांतिकारी परिवर्तन का लाभ ये हुआ कि उस गांव का प्रत्येक जवान से लेकर बुजुर्ग तक आज चेस है ना, शतरंज का खेल में माहिर है। तो ऐसा भी हम लोग ऐसा प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर अपने क्षेत्र के अंदर। हमारे इस क्षेत्र के अंदर वॉलीबॉल का एक बहुत अच्छा खेल हमारे थारू लोग खेलते हैं। तो केवल एक खेल के माध्यम से हम लोग उनको डाइवर्ट कर सकते हैं, उस दिशा से हम लोग नशे की लत से हम छुड़ा सकते हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी जनजातीय मोर्चा ऐसा प्रयास भी करने वाली है कि विभिन्न स्थानों पर खेल प्रतियोगिता के माध्यम से जनजाति के युवाओं को खेलों से जोड़कर, ताकि उस तरफ उसका ध्यान ना जाए। एक मुख्य रूप से यही कहना चाहूँगा कि इसमें सामाजिक जागरूकता महत्वपूर्ण है। ड्रग्स को तभी हम लोग रोक सकते हैं, नहीं तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारे समाज को ख़त्म करने का एक बहुत बड़ा कारण होगा। सर, हमारे थारू समाज के ही कई बुद्धिजीवी कहते हैं कि हमारी ज़मीनों में जो है भू माफियाओं की नज़र रहती है, टेढ़ी नज़र रहती है, वो उनको हथियाने का प्रयास करते रहते हैं, ऐसा सुनने में आता है। तो आपकी नज़र में क्या वास्तव में यह स्थिति है या लोग यूं ही कहते रहते हैं? नहीं, स्थिति तो मुख्य रूप से जहाँ तक ले मेरे को ध्यान में है कि इन 7, 8, 10 वर्षों के अंदर कुछ ऐसी घटना घटी जहाँ पर भू माफिया विकराल रूप धारण कर चुका था, और इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण हमारे समाज के थोड़े, मुझे लगता है कि अशिक्षा का कारण रहा है। और इसको केवल एक सामाजिक जागरूकता के माध्यम से ही ख़त्म किया जा सकता है। ज़मीन के महत्व को समाज समझे, थारू समाज समझे, और अपनी आवश्यकताओं को, भाई जो समाज यहाँ पर रह रहा है उस समाज के देखा देखी अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके सीमित साधनों पर जनजाति के लोग जीवन जीते हैं, तो उस जीवन को जीना चाहिए। हम विभिन्न समाज के विकास को देखकर अपनी ज़मीन को हम गलत हाथों पर दे रहे हैं, ये मुझे लगता है कि समाज के पतन का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि थारू जनजाति के लोग सामान्यतः कृषि पर निर्भर हैं और खेती ही हमारा महत्वपूर्ण है। और जो भूमाफियाओं की जो टेढ़ी नज़र, इसमें मैं सीधे सीधे भूमाफियाओं को दोषी नहीं दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भूमाफियाओं को संरक्षण देने का काम भी हमारे समाज के कुछ जिसको कैसे कथाकथित जो लोग हैं वो उनको समर्थन करते हैं। उसको अगर वो समर्थन करना ख़त्म कर दें तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी अन्य स्थानों को जैसे, अन्य प्रदेशों की जैसे सामान्य स्थिति रहेगी।